हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ पढ़ा समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स का मतलब ये होगा कि बॉन्ड से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी सबके बारे में पढ़ेंगे। जैसे बंध कोण क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बंध की लंबाई क्या होती है, चालक इंथैल्पी क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो हेडिंग क्या बनाइएगा आप लोग? बंध पैरामीटर। बंध पैरामीटर। ठीक, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? बंध पैरामीटर्स। आप हेडिंग बना देना, जिसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक, अब बॉन्ड पैरामीटर्स में सबसे पहले आप हेडिंग बनाइएगा। उसमें इसमें सबसे पहले हेडिंग क्या होगा? बंध कोण। बंध कोण, बॉन्ड एंगल जिसको हम लोग कहते हैं। ये बंध कोण क्या हो सकता है? बंध कोण का क्या मतलब है कि जब दो परमाणु होंगे, बॉन्ड किन में बनता है? जब दो परमाणुओं के बीच में बनता है ना, तो आप बोलोगे कि मिनिमम परमाणु कितने होने चाहिए, मिनिमम एटम्स कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए। उससे अधिक हो सकता है चलेगा, लेकिन दो से कम नहीं होना चाहिए। जैसे फ्रेंडशिप है, अकेले नहीं हो सकती है, दो लोग होंगे तभी तो होगा। तो वही चीज है यहाँ पे। बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड कोण में क्या होगा? जब दो परमाणु जब बनेंगे बेटा, इनके चारों तरफ जो भी एटम्स होंगे, क्या होंगे? चारों ओर जो बंधन बनेंगे वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से बनेंगे, है ना? इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें क्या होंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और वो कैसे होंगे, उन्हीं के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड कोण क्या होता है, इसको हेडिंग बनाइए। अब इसके बारे में लिखिएगा। चलो देखो, बॉन्ड एंगल के बारे में अगर हम लोग बात करें बंध कोण में, तो परमाणु के चारों ओर बंधन इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, मतलब जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, जोड़ने वाले कक्षकों के बीच के कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक, बंधन बंध कोण को डिग्री से या डिग्री में व्यक्त किया जाता है, जिसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक तरीके से प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया जाता है। अगर आपको ये पूछ देगा तो किसके द्वारा, तो ये याद रखिएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल के लिए ले ले, वाटर ले ले, ठीक है। अगर वाटर का बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, या ऐसे बना दो। ठीक, कुछ इस प्रकार से इसके होता है। तो इनके और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 104.5 डिग्री होता है। कितना? 104.5 डिग्री होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा इसी में। आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा बंध की लंबाई। मतलब बंध की लंबाई किसे कहते हैं? तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो बंध की लंबाई क्या होती है। बॉन्ड लेंथ। ठीक, इसमें क्या होगा? इसमें बोला जा रहा है कि जो बंध की लंबाई होती है, बंध की लंबाई को एक अणु या दो अणु के परमाणुओं से जो बंधे होते हैं उनके बीच में जो दूरियां होती हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? लंबाई कहेंगे। मतलब आप नाभिक से और जो अंतिम कक्षक होती हैं इनके बीच में आप दूरी जो कहते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बंध की लंबाई कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बंधन, या फिर चलो लिखो बंधन, कुछ ऐसे ही लिखो, बंधन लंबाई। बंधन लंबाई को एक अणु में में दो परमाणुओं दो परमाणुओं दो बंधे, यहाँ पे लिख लेना, दो बंधे परमाणुओं के के नाभिक के बीच बीच संतुलन दूरी। ठीक, संतुलन दूरी को बंध लंबाई कहते हैं। बंध लंबाई कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, बंध लंबाई कहा जाता है या फिर कहते हैं, परिभाषित के रूप में। ये सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग होता है जालक इंथैल्पी। ये इंपॉर्टेंट, जालक
इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होता था, इसके बारे में पढ़ाए हैं, बताएंगे आपको इंथैल्पी क्या होता है। तो यहाँ पे वो बोला जाता है किसी आयनिक, यहाँ पे क्या आ गया, किसी आयनिक ठोस, आयन समझ में आया था, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग आयंस के बारे में पढ़े थे। तो आयंस के बारे में बोल रहा है कि किसी जालक इंथैल्पी जो होता है किसी आयनिक ठोस के एक मोल में उनके गैसीय आयनों के बीच, गैसीय आयनों के बीच में जो केटायन होते हैं और जो एनायन होंगे। केटायन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, और एनायन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। इनके बीच में तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें जरूरत पड़ेगी, सपोज करिए फॉर एग्जांपल के लिए, अगर ये NaCl है, क्या ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है, तो बोला जा रहा है कि एक मोल अगर आयन होगा, अरे सॉरी, एक मोल आयनिक कंपाउंड जो होगा, इसको तोड़ने के लिए, बेटा जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ये अपने पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में टूटेगा, कुछ इस प्रकार से टूटेगा। तो इसको तोड़ने के लिए ये एक मोल है, कुछ नहीं लिखा है तो एक मोल समझिए, एक मोल तोड़ने के लिए हमें जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जितनी भी ऊर्जा हमें इसको देना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जालक इंथैल्पी कहेंगे। क्या कहेंगे, जालक इंथैल्पी कहेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लिखोगे आप यहाँ पर डिफिनीशन में, किसी आयनिक आयनिक ठोस के एक और मोल, एक मोल को उसके उसके गैसीय परमाणु से, या फिर गैसीय आयनों, लिख लो गैसीय आयनों, एग्जाम्पल के लिए बेटा केटायन हो जाएगा और एनायन, ठीक, केटायन और एनायन में तोड़ने के लिए जितनी जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे जालक इंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं, जालक इंथैल्पी कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। ये बहुत सिंपल सी बात है, इनको याद रखिएगा। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल के लिए क्या ले रहे थे, नमक ले रहे थे, ये हो गया बेटा एक मोल हो गया, NaCl है, इसको जब आप तोड़ोगे तो ये केटायन और एनायन में दोनों में टूटेगा, कुछ इस प्रकार से, केटायन ये है, एनायन ये है। अगर हम लोग KCl ले लें तो भी ये ऐसे ही टूटेगा, ये पॉजिटिव, Cl निगेटिव हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सोडियम का खैर पूछ लिया जाता है किसको कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो आप लोग लिख लेना ये, ठीक, मोल इनवर्स इतनी ऊर्जा की हमें जरूरत पड़ती है। हालांकि बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर NCERT में दिया है तो इतना कवर करना पड़ेगा। यहाँ तक इसको चीजों को नोट कर लीजिए अच्छे से। चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, अनुनाद संरचना, जिसको कहते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनाद संरचना या फिर संरचनाएं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिजोनेंस, ठीक, रिजोनेंस स्ट्रक्चर, रिजोनेंस स्ट्रक्चर या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अब ये होता क्या है, सुने हो काफी चीजों को, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सुने रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा जो रिजोनेंस है, अनुनाद संरचना किसे हम लोग कहेंगे, बेटा बोला जाता है कि जब एक ही अणु के जब हम कई प्रकार से उसकी संरचना को दर्शाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजोनेंस कहते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति के कई प्रकार तरीके से आप उसका वर्णन करो, वो उसका क्या कहलाएगा, रिजोनेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे भी बोला जाता है कि एक ही अणु है, अब उसको अनेक प्रकार की संरचनाएं दे दो, अलग अलग तरीके से बना दो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, आप डिफिनीशन में लिखिएगा, एक ही अणु को दर्शाने के लिए एक या
या एक से अधिक संरचनाएं संभव हो और 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 केवल इलेक्ट्रॉनों की स्थिति क्या होगा इसमें, और केवल इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बदलती है या बदलती हो, लेकिन परमाणुओं की स्थिति वही रहती हो, ठीक। लेकिन परमाणुओं की स्थिति वही रहती हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्थिति वही रहती हो, उन संरचनाओं को या उन संरचनाओं को अनुनाद संरचनाएं कहते हैं। क्या बातें क्लियर हो पा रही है? अनुनाद संरचना हम लोग किसे कहते हैं? बोला जा रहा है कि जब कोई भी आपके पास एक ही अणु हो, जब यहाँ पे क्या हो, आपके पास कोई एक ही अणु हो और उसकी संरचना दर्शाने के लिए आप एक या एक से अधिक संरचनाएं बना लो, लेकिन किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों की बस स्थिति इधर से उधर बदल दो, लेकिन उसकी जो मूल संरचना है बेटा वो बदली नहीं जा सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए लड़कियों के लिए मैं बात करती हूँ, बुरा नहीं मानना, लेकिन जैसे लड़कियां जब कहीं पे जाती हैं तो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को तैयार करके जाती हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि जब वो तैयार करती हैं तो अपना पूरा का पूरा चेहरा ही बदल देती है, नहीं, वो संरचनाएं हो गई इसको अलग अलग प्रकार से इसको दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर भी वही चीज बोला जा रहा है कि एक ही अणु को दर्शाने के लिए एक या एक से अधिक संरचनाएं संभव हो और केवल इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बदली जाए। ऐसा नहीं है उस परमाणु की बदल दो, नहीं, उनके इलेक्ट्रॉन को केवल बदलो, परमाणु वही होने चाहिए, बस इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर बदल दो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु की स्थिति वही रहती है और उन संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, अनुनाद संरचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तो उसके बेस पे भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल के लिए समझे, जैसे सबसे अच्छा तरीका होता है बेंजीन को समझने के लिए, ठीक। अगर हम लोग बात करें कुछ इस प्रकार से, बेंजीन कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक, ऐसा कुछ इस प्रकार से ये बेंजीन होती है, बॉन्डिंग दिखा देता है। तो क्या हम इसको और अलग तरीके से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। जो बॉन्डिंग बेटा यहाँ है, देख रहे हो, जो बॉन्डिंग यहाँ पर है, क्या हम इस बॉन्डिंग को बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। ये बॉन्डिंग उठाकर हम यहाँ कर सकते हैं। अब देखो, ये उसकी अनुनाद संरचनाएं हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनों को बस इधर उधर कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन हम लोग इधर उधर करते हैं तो मतलब बॉन्ड भी तो इधर उधर होता है। तो एक बॉन्ड यहाँ कर दो, एक बॉन्ड यहाँ कर दो, एक बॉन्ड यहाँ कर दो, देख लो अलग हो गया ना। पहले यहाँ था, लेकिन अब बॉन्डिंग यहाँ से यहाँ हो गई। क्या और बदल सकते हैं? जी बिल्कुल बदलेंगे, लेकिन वही सेम आ जाएगा। तो ये होती है अनुनाद संरचना, किसकी है? बेंजीन की। आपको फॉर्मूला पता ही होगा ना, C6H6 होता है। ये कुछ इस प्रकार से होता है। अगर हम लोग बात कर ले किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की ले ले, जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की ले ले, तो लुईस संरचना हम लोग बना रहे थे कि नहीं? कार्बन का अगर हम लोग लुईस संरचना बना रहे थे तो कुछ इस प्रकार से लुईस संरचनाएं हम लोग बना रहे थे। क्लियर है कि नहीं भाई? इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 थे, है ना? और इसमें कितने थे? 4, इसमें भी 6। कुछ इस प्रकार से हम लोग दर्शाते थे। तो क्या हम एक बॉन्डिंग यहाँ का तोड़ के यहाँ लगा सकते हैं? बोलो हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं।
तो ये इलेक्ट्रॉनों की संरचना बदली जा सकती है, जैसे इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक बॉन्डिंग कर दीजिए, इसको 3 बॉन्डिंग कर दीजिए, बिल्कुल आप देखोगे तो बैलेंसी भी कंप्लीट रहेगी। अगर फिर से मैं इसकी बात करूं तो ये और भी हो सकता है बेटा, क्या यहाँ की बॉन्डिंग तोड़ के इसको नहीं दे सकते? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। तो यहाँ का जो ऑक्सीजन होगा इसको 3 बॉन्डिंग दे दो, इसको 1 बॉन्डिंग दे दो, कुछ इस प्रकार से ये सब संरचनाएं बनती है। अगर आप चाहोगे तो आप बनाना सीख जाओगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा मतलब बहुत टफ नहीं होता है, इजी होता है। अगर उसी तरह हम लोग बात कर ले किसी और का, ओजोन का ले ले, अगर ओजोन का हम लोग ले ले, ओजोन की संरचना हम लोग किस प्रकार से बनाते थे? ओजोन की जो संरचनाएं होती थी ऐसे हम लोग कुछ बनाते थे, बोलो कुछ इस प्रकार से होता था। फ्री इलेक्ट्रॉन भी हम लोग दिखा देते थे, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते थे फ्री, इसके पास 6 होते थे, है ना, कुछ इस प्रकार से होते थे, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते थे। ऐसा ही होता था कि नहीं? ऐसा बिल्कुल होता था। अगर हम लोग इसको बदलेंगे तो क्या होगा? देखो, अगर हम लोग इसको बदल देंगे तो क्या करेंगे? हो सकता है इस बॉन्डिंग को यहाँ एक बार शिफ्ट कर दें, ठीक, इस बॉन्डिंग को जैसे हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो याद रखिएगा कुछ इस प्रकार से ये बनेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 यूज में हो जाएंगे, क्योंकि ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेगा, यहाँ का तोड़ देगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक। जैसे ये बॉन्डिंग फ्री हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? इसके 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएंगे, और यहाँ का तो 2 रहेगा ही। बात समझ में आ रही है? ये कुछ इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाता है। नोट करके लिखिएगा, ऑक्सीजन के केस में, ऑक्सीजन के केस में बेटा ये होता है कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम है, याद रखिएगा 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम होगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है या 4 से कम होगा तो कैसा होगा बताइए? ये पॉजिटिव आयन शो करेगा। जैसे इसमें हम लोग निकाल रहे थे ना, ये कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, बोलो ये सब हम लोग कर ले रहे थे। जैसे यहाँ पर अगर बताना होगा तो अगर यहाँ पे क्या होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा तो इसमें क्या होगा? निगेटिव आयन होगा। अब इसको देख के क्या बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। देखो 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है ना, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको निगेटिव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निगेटिव। अब यहाँ पे 4 है तो इसको पॉजिटिव, कम है तो भाई उसकी बात ही नहीं हो रही है, वो अलग की चीज है। तो ये ऑक्सीजन के केस में ऐसा होता है। तो अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि अनुनाद संरचना की जो तथ्य हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक इसको नोट कर लो जल्दी से। अब देखो यहाँ पे अनुनाद संकल्पना से संबंधित कई तथ्य, मतलब रेजोनेटिंग कॉन्सेप्ट जो दिया गया उसके संबंध में कई तथ्य आपके पास आए, कई से सारे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो वास्तव में विहित संरचनाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता। विहित का क्या मतलब है भाई? जो अलग अलग तरीके से बन रहा था, जिसको संरचनाएं दर्शाने के लिए हम लोग कई एक से अधिक संरचनाएं दर्शाते थे, उसी को कहा जाता है विहित। मतलब जो वास्तविक संरचना उसकी होती है उससे अलग, है ना। जैसे हम लोगों का क्या होता है भाई, हम लोग जब कहीं पे जा रहे होते हैं, कहीं पे कोई भी हो, अक्सर ये लड़कियों का एग्जाम्पल लिया जाता है ताकि तुम ज्यादा बेहतर समझो। लेकिन हाँ, जो लड़कियां पढ़ेंगे प्लीज उसके बारे में कुछ भी बुरा मत सोचना ना समझना। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, विहित का मतलब जैसे जब आप कहीं पे जाते हो, किसी भी फंक्शन में, किसी भी कहीं भी कोई भी चीज अटेंड करते हो, तो वहां पे क्या करता है, आपका जो ओरिजिनल फेस होता है उसको नहीं आप करते, आप तैयार होकर जाते हो, रेडी होकर जाते हो, तो वो होती है विहित संरचनाएं। क्या हो गई? विहित संरचना। और वो उसका कोई वास्तविक है नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं बेटा, वो कुछ घंटे में, कुछ मिनट्स में, ठीक, और कुछ समय में वो खत्म हो जाएगा। जैसे हमारा ओरिजिनल क्या होता है, ओरिजिनल हम लोगों की संरचनाएं क्या है? आधार वाला फोटो, है ना, आधार कार्ड पे जो फोटो है वो देखो, अगर तुम मतलब सोशल मीडिया पर देखो वहां पे कितने अच्छे अच्छे सबके फोटो रहेंगे, क्या क्या रहेंगे, बहुत सुंदर है ये। अगर रियल में देखो या फिर आधार वाला कार्ड लगा दो तो समझ में पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर वही चीज है कि जैसे कहना चाहिए ना कि कोई आपके एकदम पीछे पड़ जाए तो आप मुंह खोलीजिए, बस सही हो जाएगा। तो वहां पर भी वही चीज है, वास्तव में विहित संरचनाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जो आप आर्टिफिशियली तैयार करते हो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो 1-2 घंटे के लिए रहेगा फिर खत्म। फिर बोला जाता है ऐसा नहीं होता कि अणु कुछ समय के लिए किसी विहित संरचनाओं के रूप में
में उपस्थित रहता है, जबकि अन्य समय किसी दूसरी विहित संरचनाओं को भी अपनाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने जो कर दिया वही है, नहीं, हो सकता है उसका मन किया कि मैं इसमें डालूं, फिर किसी में चला जाऊं, फिर किसी रूप में तैयार हो जाऊं, तो वो चीजें बता रहा है कि उस संरचनाओं को भी वो अपना लेता है। फिर बोला जाता है कि वास्तविक रूप से अणु केवल एक संरचना होती है। वास्तविकता ये है कि जो हम लोगों का ओरिजिनल भाई स्ट्रक्चर है ना, वही हमारा ओरिजिनल है, यही वास्तविक है। इसके अलावा अगर हम लोग कोई भी रेडीमेड तैयार हो जाते हैं, कहीं पे भी बन के जाते हैं, वो अस्तित्व नहीं है। अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ तो यही मैं खुद ओरिजिनल हूँ, है ना। हालांकि अगर कहीं और किसी जगह पे ऐसा रेडी हो जाए तो वो मेरा अस्तित्व नहीं है। तो वही चीज बोला जा रहा है कि वास्तविक रूप से अणु केवल एक ही संरचना होती है, जो विहित संरचनाओं के अनुनाद संकर होती है। अभी बेटा ये पढ़ाएंगे हाइब्रिड क्या होता है, संकर अभी आएगा, परेशान मत होना। तो उसी को हम लोग कहेंगे क्या, रिजोनेटिंग या रिजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। ये क्यों बनता है, नए, अब अगर जिसमें बायोलॉजी वाले होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो वहां पे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, लेकिन मैं भी यहाँ पे बेहतर तरीके से आपको समझा दूंगी कि आपको केमिस्ट्री में ये कभी भूलोगे नहीं कि संकर क्या होता है। ठीक, इसके बारे में हो गया। ये यहाँ से ये सारी चीजें फैक्ट से याद रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो आपको याद होना चाहिए एकदम रटा हुआ। फिर नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाओगे आप, आबंध ध्रुवता, मतलब बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है। तो हेडिंग बनाना आबंध ध्रुवता, ठीक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी। ठीक, ये बॉन्ड पोलैरिटी क्या होता है, ये आर है, आप यू मत समझ लेना। ठीक, बॉन्ड पोलैरिटी क्या होता है, कोई सुना है पोलर, ध्रुव, ठीक, ये सारी चीजें आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, पोलर नॉन पोलर क्या होती है उसके बारे में। तो बोला जाता है कि जब किसी सहसंयोजक बंध में, जब कोई भी बेटा सहसंयोजक बंध होगा, देखो आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध सब पढ़ाया गया है, ये एकदम जुबान पे रटा होना चाहिए, भूलना नहीं है कि जब मैं आपको बोलूं कि सहसंयोजक बंध होता है तो सर पकड़ ले कि ये क्या हो गया, या तो आ ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको वो सारी चीजें एकदम याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब किसी भी सहसंयोजक बंध में बेटा दो परमाणु होंगे, दो लोग मिलेंगे तभी तो बॉन्ड बनाएंगे, तो हो सकता है किसी एक का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो, किसी एक का कम हो, उसी को हम लोग कहते हैं आबंध ध्रुवता, बॉन्ड पोलैरिटी। क्या कहते हैं, बॉन्ड पोलैरिटी। जैसे दो लोग हैं आपस में मित्रता है, तो हो सकता है कोई बहुत अच्छे से बॉन्डिंग निभाना चाहता है, हो सकता है कोई पार्शियल, नहीं 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 रहोगे तो भी चलेगा, रहोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह बोला जाता है। विद्युत ऋणात्मकता आपको लोगों को पढ़ाए थे, ठीक, इसके पिछले वाले चैप्टर में, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये क्या होता है, वो सारी चीजें आप जाने हो। तो इसमें आप क्या लिखोगे, जब किसी, यहाँ से लिखना, जब किसी सहसंयोजक, कमेंट में जरूर बताना कि सहसंयोजक बंध धातु धातु के बीच में बनता है कि अधातुओं के बीच में बनता है, कौन से बंध बनता है जरा बताना। सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध में जुड़े हुए, में जुड़े हुए दोनों दोनों परमाणुओं में, दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक, विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, तो तो अधिक अधिक विद्युत ऋणात्मकता, अधिक विद्युत ऋणात्मकता ऋणात्मकता वाला परमाणु, वाला परमाणु साझा इलेक्ट्रॉन, ठीक, साझा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों, साझा इलेक्ट्रॉनों
को अपनी ओर अधिक 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 खींच लेता है ना, खींच लेता है। ये सब चीजें पढ़ाई गई है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। खींच लेता है, इससे एक परमाणु पर आंशिक ऋण, ठीक, ये आंशिक ऋण है बेटा, आंशिक ऋण आवेश तथा दूसरे परमाणु पर आंशिक धन आवेश आ जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, उस पे आंशिक धन आवेश आ जाएगा यहाँ पर, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। अगर मैं इसमें बात करूँ तो आप ये भी लिख सकते हो कि इसमें जो कुछ भी होता है, जैसे यहाँ पर जब किसी सहसंयोजक बंध में जुड़े हुए दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग होती है तो अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु साझा इलेक्ट्रॉनों की अपनी ओर खींच लेता है, और जो ज्यादा पावरफुल होगा तो क्या करेगा, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो उस पे क्या आ जाता है, पार्शियल निगेटिव आ जाता है, और जिससे खींचता है उस पे क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। ये वही चीज इसमें बोला जा रहा है। अगर आपको नोट करके लिखना हो तो इसमें आप लिख सकते हो, यदि कोई बंध इलेक्ट्रॉनों के बराबर साझा कर लेता है तो अध्रुवी कहलाता है। ये सब नोट करके लिख लेना, यहाँ तक नोट कर लो, फिर नोट करके लिखवा दे रहे हैं। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पे नोट में आप लिखोगे, नोट में आपको क्या लिखना है कि यदि कोई भी बंध हो या कोई भी परमाणु हो, कोई बंध इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझा करता है तो उसे अध्रुवी कहेंगे। क्या कहेंगे, अध्रुवी कहते हैं, ठीक। ये छोटे छोटे पॉइंट है, इन सबको याद रखिएगा कि जब कोई भी परमाणु हो या कोई भी बॉन्ड हो, जब वो बराबर इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा, शेयर करेगा किसी से, तो उसे हम लोग कहेंगे नॉन पोलर, अध्रुवी कहलाता है। अब इसमें भी क्या होगा, जैसे आप लिख सकते हो हाइड्रोजन हो गया, ये अणु के रूप में जो होते हैं, ठीक, O2 हो गया, फिर Cl2 हो गया, यहाँ पे Cl2 हो गया, F2 की बात कर ली जाए, ठीक। तत्वों में समान बंध बनता है, ठीक। अगर इन सब की बात कर ली जाए तो आप ये सारी चीजें नोट करके स्टार पॉइंट करके लिखा करिए, ताकि ये सारी चीजें आपको याद रहे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्लियर करेंगे। अभी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू।